हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो जैसा कि आपको पता है हम पीसीएस क्रक्स पर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। और अगर आपने क्लासेस देखी है तो लास्ट क्लास में हम पूरा संविधान कंप्लीट कर चुके हैं। सारे के सारे आर्टिकल्स उसमें कवर हो चुके हैं और बहुत अच्छे से एक एक चीज एक एक फैक्ट उसके अंदर कवर कराया गया है। अगर आपने नहीं देखी क्लासेस, प्लीज जाइए। कुछ क्लासेस को तो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, कुछ अभी बाकी है, मैं उनको भी उसके अंदर मार्च कर दूंगी जिससे कि आपको इजीली एक क्रम से क्लासेस दिख जाए। ठीक है। तो अभी जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं क्योंकि संविधान तो कंप्लीट हो चुका है, अभी करंट में जो चीजें चल रही है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, जो बिल्कुल हॉट टॉपिक्स है, जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग और जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स आने वाले हैं, अपकमिंग पीसीएस आने वाले हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इवन करंट की अगर आप क्लासेस वैसे भी कर रहे हो जैसे वन डे एग्जाम्स के लिए, उसके लिए भी बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हो आप इन टॉपिक से, कहीं से भी आ सकते हैं। इवन आप सीयूईटी के लिए या क्लैट के लिए या अदर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो करंट चीजें तो आपको पता है शामिल होती ही है। तो कौन कौन से बर्न्ट इश्यूज हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो है हॉट टॉपिक्स बने हुए हैं आजकल जिन पर नजर हो सकती है एग्जामिनर की, तो उनमें से कुछ टॉपिक्स आज की क्लास में होंगे। मेनली मैं 5 टॉपिक्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बिल्कुल मतलब ये कह सकते हैं कि 100% आने वाले क्वेश्चन है यहाँ से। तो आपको ध्यान से देखना है। और नेक्स्ट क्लासेस में भी मैं इसी तरह से थोड़े थोड़े करके करंट जो हॉट हॉट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर लाते रहूंगी। देखिए, एक बात तो आपको समझने की ये है, ये बहुत जरूरी हो जाता है एज अ एस्पिरेंट कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं। आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते होगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर, या आप न्यूज़पेपर भी खंगालते होगे। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट मेंटेन रखना बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें कई बार बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है उसके अंदर, तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जाता है ना? तो जो स्मार्ट लर्नर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि मैगज़ीन उठाते हैं, फिर टू द पॉइंट वहाँ से पढ़ते हैं फटाफट, जल्दी से उसको खत्म करने के लिए टॉपिक्स को, ठीक है? ये भी अच्छी चीज़ है, अच्छा तरीका है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इतना ज़्यादा अ, अवेल कर लेते हैं फालतू की चीज़ें अपने अंदर कि जो सही चीज़ें या रिवीजन के वक़्त जो हमारे अंदर ऑलरेडी स्टफ़ ज़रूरी होना चाहिए होता है, वो मिसिंग हो जाता है या हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते अपने स्टोरेज सिस्टम से, जो हमारे दिमाग में स्टोर होती है चीज़ें, वो हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाते, उसको निकाल नहीं पाते क्योंकि वो याद ही नहीं रहती है। यानी कि वो कहीं खो गई है हमारे दिमाग में, पढ़ा था बट हम रिकॉल नहीं कर पा रहे उसको, है ना? इवन रिवीजन के टाइम भी हम इतना ज़्यादा स्टफ़ पढ़ लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप टू द पॉइंट पढ़ो। बेशक आप कम पढ़ो लेकिन बार-बार पढ़ो और अच्छा पढ़ो जहाँ आपको श्योरिटी हो कि ये टॉपिक्स आने ही आने हैं, ठीक है? तो मैं उसी लिहाज से टॉपिक्स उठाऊँगी, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, आप ये मेरी क्लासेस ज़रूर देख कर जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है? चलिए, आपका टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के मैंने ये चीज़ें की हैं। तो अगर आपको फ़ायदा होता दिखता है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर द क्लासेस आल्सो टू द अदर स्टूडेंट्स, ठीक है? आज हम करेंगे 5 टॉपिक्स पॉलिटी से रिलेटेड ही, ठीक है? करंट में पॉलिटी से ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं, उसके बाद भी बहुत सारा करंट बचता है। पॉलिटी मेरा थोड़ा-सा ये है कि मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो मुझे रेलेवेंस पता चलता है इसका कि कौन-कौन से टॉपिक्स रेलेवेंट है, ठीक है? इसके अलावा भी मैं और टॉपिक्स करा दूँगी। अ, आपका जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम होगा, उसमें मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100% बस सिर्फ़ यही पढ़िए और हो जाएगा आपका। बट मैं ये कह सकती हूँ, जो आप मुझसे या मेरी क्लासेस से देख कर जाओगे, पॉलिटी से रिगार्डिंग फिलहाल, पॉलिटी से रिगार्डिंग पोर्शन 80 टू 90% आप वहाँ पर पाओगे, 80 टू 90%, ठीक है? तो ये मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि इतने ही क्वेश्चंस हम बना पाते हैं किसी भी टॉप टू टॉप एग्जाम में भी, या टॉप टू टॉप जो या टॉप रैंकर्स जो होते हैं वो भी इतना ही बना पाते हैं। तो आप इस चीज से अम, बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आपको सही जगह पर आपको पढ़ाया जा रहा है, यानी कि सही टॉपिक्स आपको उठाए जा रहे हैं, आप अपना जो टाइम है वो सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो इस बात से आप बेफिक्र रहिए, मैं बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। चलिए, अब बात करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आर्टिकल 240 हमने हमारे जो आर्टिकल्स हैं, उसमें भी 240 का बहुत बेहतरीन और बहुत डिटेल्ड मैनर में ज़िक्र किया था मैंने, और उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। देखो, ये आ गया, अगर आपने वहाँ से पढ़ा होगा ना, तो इसीलिए मैंने सारे आर्टिकल्स कराए थे। अब देखिए, 240 बिल्कुल भी ये वाला आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तक कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आया था, है ना? बट अगर आप क्लासेस देखोगे तो 240 भी मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो अभी एकदम से देखो, ये
रेलेवेंट हो गया आर्टिकल, है ना? ऐसे कोई भी आर्टिकल रेलेवेंट हो सकता है क्योंकि नहीं पता ना कि करंट में क्या चीज़ एकदम से उभर कर आ जाएगी और फिर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सारे आर्टिकल्स को एक बार तो अच्छे से पढ़ लो, जिससे कि आपकी जो इमेज है दिमाग में आर्टिकल से रिलेटेड या जो प्रेज़ेंटेशन है संविधान का आपके दिमाग में, वो अच्छे से क्लियर हो जाए। आप कन्फ्यूज़ ना रहें एग्ज़ामिनेशन हॉल में। आप एलिमिनेट कर सकें या उससे जुड़ी हुई चीज़ों को लॉजिकली सॉल्व कर सके क्योंकि पॉलिटी जो है वो बिल्कुल भी अलग या हिस्ट्री की तरह नहीं है। हिस्ट्री में आप फैक्ट्स के थ्रू ही अगर आपको फैक्ट्स पता है तो पता है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है पॉलिटी में, अगर आपको लॉजिक लगाना आता है, कुछ चीज़ें पढ़ी है आपने लॉजिकली और संविधान स्पेशली, तो वहाँ पर लॉजिक लगता है थोड़ा, ठीक है? अगर आपको 40% आपने लर्न करे हैं फैक्ट्स और 60% आपका लॉजिक लग जाएगा, लेकिन वो तब होगा, ऐसा सिचुएशन आपके सामने तब या आप तब लॉजिक लगा पाओगे जब आपने अच्छे से एक बार तो ज़रूर पढ़ा हो, दूसरी बार आपने अच्छे से रिवाइज़ किया हो और तीसरी बार आपने एनालिटिकली चीज़ों को देखा हो, ठीक है? तो चलिए तो आर्टिकल 240 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 240 क्यों है अभी अ, मार्केट में पॉलिटी की मार्केट में आर्टिकल 240 इतना क्यों घूम रहा है? देखिए, जैसा कि आपको पता है हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो थोड़ी-सी अथॉरिटेटिव है, ठीक है? या कह सकते हो उसको तानाशाह बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल मैनर में लेना चाहती है या कंट्रोल करना चाहती है केंद्र सरकार। जैसा कि आपको पता है हमारा जो देश है वो अर्ध संघात्मक विशेषताएँ रखता है हमारा संविधान, ठीक है? तो उसमें केंद्र और राज्य सरकारों को स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड अधिकार और अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा। ठीक है? तो केंद्र की कुछ शक्तियाँ जो है वो ज़्यादा हो जाती है राज्य से क्योंकि एक मजबूत केंद्र सरकार ही देश को एक रख सकती थी। इसलिए संविधान में केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई। लेकिन राज्यों को भी अच्छी खासी शक्तियाँ अधिकार दिए गए हैं जिससे कि वो अपने आप को एक तरह से आज़ाद या स्वतंत्र महसूस कर सके, बंधन में महसूस ना करे बल्कि अपना विकास सर्वोत्तम तरीके से वो कर सके, बिना किसी पर ज़्यादा डिपेंड हुए। ठीक है? तो ये तो बात थी संविधान के दिए गए अधिकार से। अब केंद्र के पास एक शक्ति जो है वो है संविधान संशोधन, ठीक है? तो बहुत सारे एरियाज़ में अगर सरकार मेजॉरिटी में होती है तो वो चेंजेस कर सकती है, उसके पास शक्ति है। हालाँकि अभी तक केंद्र सरकार ने ऐसी शक्तियों का या नकारात्मक शक्ति के द्वारा क्योंकि अगर कंट्रोल करना चाहता है किसी राज्य को या राज्य को किसी पॉलिटिकली बायस्ड तरीके से कंट्रोल करना चाहता है केंद्र, तो वो नकारात्मक शक्ति है एक तरह से, उसी का प्रयोग हो रहा है ना? तो संविधान संशोधन दिया तो इसलिए गया था कि आने वाले टाइम में चीज़ें जब चेंज होगी क्योंकि परिस्थितियाँ चेंज होने पर संविधान में भी चेंजेस आने अनिवार्य हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है पॉलिटिकली अ, चीज़ें होती हैं तो इससे नुकसान होता है देश का। देश यानी कि देश में आने वाले शामिल होने वाले नागरिक हो, चाहे राज्य हो, चाहे कोई अन्य बीइंग हो, ठीक है? तो वो नुकसान हो सकता है। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो आर्टिकल 240 भी उसी से रिगार्डिंग एक शक्ति देता है केंद्र को कि वो कंट्रोल कर सके किसे? राज्य को, ठीक है? या यूटी को, स्पेशली यूटी। तो यूटी क्योंकि एक तरह से इसमें अ, अगर चुनी हुई सरकार है, जैसा कि आपको पता है चुनी गई जो सरकार है या चुनी हुई जो सरकार है वो हमारी 3 यूटीज़ में है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जेके, ठीक है? इन तीनों यूटीज़ में हमारे पास विधायिका है, ठीक है? या विधानसभा, ठीक है? विधानसभाएँ हैं तीनों ही यूटीज़ में। लेकिन जो प्रेज़िडेंट है उसको आर्टिकल 240 के थ्रू यूटीज़ में नियम बनाने की शक्ति प्रोवाइड करता है आर्टिकल 240। किस नाम पर? कि वहाँ पर शांति, प्रगति और सुशासन बनाए रखे जा सके। तो 3 में तो ऑलरेडी क्या है विधानसभा है, तो इसके अलावा जितने भी हमारे बचते हैं क्या? यूटीज़। वहाँ पर 240 का अधिकार प्रेज़िडेंट को मिला है। देखिए, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर-नागर हवेली और दमन-दीव अब 1 हो गया है। तो 2 तो बेसिकली हमारी 1 ही होगी 8 है ना टोटल। 1 ही होगी, 1 ही होगी, 1 ही होगी। 3 ये और चौथी जो बची है वो चंडीगढ़, ठीक है? 5वीं जो है लद्दाख, लद्दाख क्योंकि पहले कश्मीर का ही भाग था, तो इसलिए ये अलग रह जाती है। चंडीगढ़ को इसलिए शामिल नहीं किया गया था यहाँ पर क्योंकि ये कंट्रोल में आती है हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में, ठीक है? और ये वहाँ की एक आपको पता है हरियाणा और पंजाब की कैपिटल भी है चंडीगढ़। तो इसलिए इसको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था आर्टिकल 240 के अंतर्गत, ठीक है? तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि भई बाकी की सबको यहाँ पर
शामिल किया गया, इवन पुडुचेरी को भी। पुडुचेरी जो है वो स्पेशल केस था। स्पेशल केस क्योंकि ये तभी 240 लगा सकता है प्रेसिडेंट जब यहाँ की विधानसभा भंग हो। अगर विधानसभा काम कर रही है तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट आर्टिकल 240 के अंतर्गत यहाँ नियम बना नहीं सकते, उनको ये शक्ति नहीं है। तभी होगी जब एब्सेंट होगी विधानसभा, ठीक है? ये आपको समझ आ गया? तो पुडुचेरी जो है वो स्पेशल केस है। इसके अलावा जितने भी अम, हमारे यूटीज़ हैं, वो इसके अंदर शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। चंडीगढ़ को क्यों शामिल नहीं किया गया था अभी तक कहा है मैंने, ठीक है? क्योंकि ये कैपिटल है हरियाणा और पंजाब की, ठीक है? लद्दाख क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का ही भाग है, तो इसलिए इसमें शामिल नहीं किया गया। हो सकता है आने वाले समय में लद्दाख को भी शामिल करने की कोशिश की जाए। अभी फिलहाल बात हो रही है चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ को शामिल करने के लिए आर्टिकल 240 का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि कहा ये जा रहा है पॉलिटिकल गलियारे में क्योंकि चंडीगढ़ यानी कि पंजाब के गवर्नर के कंट्रोल में है। पंजाब गवर्नर, हालांकि पंजाब की जो सरकार है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, गवर्नर पर कंट्रोल प्रेसिडेंट का या केंद्र सरकार का ही होता है, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद भी अम, यहाँ पे कंट्रोल कर कर कुछ आगे आने वाले, जैसे कि दिल्ली के साथ हुआ था, दिल्ली में एलजी थे, एलजी के थ्रू काम केंद्र सरकार या कंट्रोल जो है केंद्र सरकार पूरी तरह से कर रही थी, तो उसी चीज़ को रिपीट करने की मंशा से ये किया जा रहा है। ये पॉलिटिकल गलियारे में चर्चाएँ हैं, ठीक है? आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। तो जब हमें ये चीज़ें समझ आ जाती है, तो हम उसकी तार्किकता या उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को अच्छे से डिटेल्ड मैनर में एनालाइज़ करके लिख सकते हैं, ठीक है? तो आपको ये तो समझ आ गया कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, आर्टिकल 240 के। इसके पीछे असुविधा या जो संविधान में ये मेंशन था, वो क्यों किया गया था? क्योंकि यूटी जो है एक ऐसी जगह है, ना तो राज्य का क्षेत्र है वो, ना वहाँ पर विधायिका थी कुछ यूटीज़ में, तो इसलिए वो शामिल किया गया क्योंकि ज़रूरत हो सकती है आने वाले टाइम में कि वहाँ पर कोई केओस हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए, लोगों को पता नहीं चले कि क्या चल रहा है पूरे प्रदेश में, तो ऐसी स्थिति में नियम बनाए जा सके प्रेज़िडेंट के थ्रू, यानी कि एक तरह से उनको अनाथ ना छोड़ा जाए यूटीज़ को, तो इसलिए प्रेज़िडेंट को उनका अभिभावक बनाया गया था, ठीक है? केंद्र सरकार के थ्रू, ओके। अब न्यू प्रोविजंस की बात करें कि आर्टिकल 240 में क्या करना चाहती है केंद्र सरकार। अच्छा, ये एक आपको ध्यान रखना है, ये 131वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये लेकर आने की कोशिश है। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा संविधान संशोधन 131वां, ठीक है? तो इसमें क्या न्यू प्रोविजंस की बात हो रही है। देखिए अभी हुआ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना, चर्चा में है, तो इसलिए आर्टिकल 240 का जो आपको अध्ययन है वो करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 240। इसीलिए ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। इसमें चर्चाएँ क्या है वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अगर कोई सब्जेक्टिव पार्ट आ जाए इसका तो आप कैसे टैकल करेंगे, तो वो इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है कि न्यू प्रोविजंस क्या है। न्यू न्यू प्रोविजंस वही होंगे जो दिल्ली के संदर्भ में है कि एलजी अपॉइंट किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। पंजाब के जो गवर्नर की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी, ऑब्वियसली हो जाएगी जब एलजी आ जाएँगे तो। और केंद्र का अधिक नियंत्रण हो जाएगा, प्रत्यक्ष नियंत्रण। देखिए केंद्र का नियंत्रण तो गवर्नर के थ्रू पहले भी था, लेकिन अब प्रत्यक्ष नियंत्रण आ जाएगा। एलजी क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर बिल्कुल सीधे-सीधे केंद्र सरकार से डिक्टेशन लेते हैं, ठीक है? चुनौतियाँ क्या है इसमें? यानी कि जो अभी फिलहाल जो प्रदेश इससे जुड़े हुए हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है या उनके या इसको लागू करने के पीछे क्या चीज़ें हो सकती हैं या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? तो वो चुनौतियाँ हैं। तो पंजाब और हरियाणा विरोध करेगा भई इस विधेयक का, है ना? करेगा ना क्योंकि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हालाँकि पंजाब ही करेगा अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है क्योंकि हरियाणा में तो जो केंद्र सरकार की पार्टी है वो हरियाणा में भी वही शासन कर रही है बीजेपी, ठीक है? तो यहाँ पर मिनिमाइज़ कर सकते हो आप। बट आपको लिखने में ये लिखना पड़ेगा कि हरियाणा भी विरोध करेगा। बेसिकली आने वाले टाइम में तो कोई भी सरकार हो सकती है ना केंद्र में और हरियाणा में। तो इसलिए ये थोड़ा-सा डाउटफुल हो सकता है आपके लिए, ये विषय हो सकता है डाउट का कि हरियाणा भी इसका विरोध कर सकता है, ठीक है? पंजाब तो करेगा ही करेगा। एक तरह से जब हमारे हाथ से कोई अधिकार निकलता है किसी भी तरह से, चाहे वो अधिकार हमने यूज़ भी ना किया हो, लेकिन एकदम से हम सोए हुए हैं और एकदम से कोई कहे कि भई ये हमें दे दो ये चीज़, जैसे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं कोई चीज़, हमारे पास अलमारी भरी पड़ी रहती है कपड़ों की और हमारे कुछ कपड़े बहुत नए रहते हैं, लेकिन हम उनको रखे रहते हैं, पहनते भी नहीं हैं। कई बार वो ओवरसाइज़ होते हैं या कुछ भी होता है, लेकिन हमें उनसे इतना प्यार या लगाव होता है कि हम माँगने पर भी नहीं देते उसको। इसी तरह से अधिकार होते हैं। ये मैंने थोड़ा-सा इसलिए लॉजिक बताया आपको कि आप इसको जो एनालॉजी या एनालॉजी जो भी आप बोलते हो, उसके साथ यानी कि एक तरह से एसोसिएट करके आप याद रख सको, ठीक है? दूसरी जो चुनौती है वो नगर निगम अधिक स्वतंत्र हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने दिल्ली का देखा हो तो दिल्ली में भी एमसीडी क्या है, एक अलग ही निकाय बन गया है ना? अब वो कंट्रोल देखिए जो हमारी जो दिल्ली सरकार है वो अलग है,
या दिल्ली गवर्नमेंट एमसीडी है वो एक अलग ही निकाय की तरह से काम करता है। दिल्ली गवर्नमेंट हालाँकि कंट्रोल करती है, लेकिन वो कंट्रोल बहुत कम है, इतना ज़्यादा है नहीं। एमसीडी एक अलग निकाय के या एक स्वतंत्र रूप से काम करती है। तो इसी तरह की जो सिचुएशन है वो पंजाब में भी या चंडीगढ़ में भी सॉरी आ सकती है। तो उसको ज़्यादा स्वतंत्रता मिल सकती है। तो ये भी प्रॉब्लम का इश्यू है। हालाँकि ये प्रॉब्लम का इश्यू मुझे तो नहीं लगता कि क्योंकि ये स्थानीय सरकार को मजबूती देने का एक या उसको स्वायत्तता प्रदान करता है इनडायरेक्टली। केंद्र व स्थानीय सरकारों में संतुलन बनाना कठिन हो जाएगा। ऑब्वियसली देखिए स्थानीय जो सरकार है यानी कि जो वहाँ की जैसे कि एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली इसी तरह से कॉर्पोरेशन जो चंडीगढ़ का है वो और जो केंद्र सरकार है वो उनके बीच में संतुलन बनाना कठिन क्योंकि आपको पता ही है कि जब डिक्टेशन वहां से आएगी तो ऑब्वियसली वहां जो स्थानीय सरकार होगी उसको बुरा लगेगा है ना जैसे अम, अगर बात की जाए कि भाई आपके चाचा जी हैं वो डिक्टेशन दे रहे हैं ठीक है आपके घर में ठीक है आपके पिताश्री को और चाचा जी पास के घर में भी नहीं है। चाचा जी कहाँ पे हैं? दूसरे ही प्रदेश में हैं। वहाँ से ही वो फ़ोन के थ्रू या जो भी है, जैसे भी है वो डिक्टेशन दे रहे हैं कि आप ऐसे-ऐसे अपने घर को बनाओ, ये करो, वो करो। तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। पिताजी को नहीं होगी, ठीक है? यानी कि एलजी है ये, इनको नहीं होगी, ये आपको दे रहे हैं डिक्टेशन। आपको हो रही है। आप कह रहे हो आप वहाँ से डिक्टेशन क्यों ले रहे हो? हमें पता है ना यहाँ की सिचुएशंस क्या है, हमें पता है ना यहाँ की क्या चुनौतियाँ, हमें पता है ना कि अब क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमें पता है ना कि यहाँ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। आप वहाँ से डिक्टेशन क्यों ले रहे हो? तो इसी तरह की जो चीज़ें हैं केंद्र और स्थानीय सरकारों के बीच में होती है जिससे कि संतुलन या बैलेंस बिगड़ने की एक तरह से संभावना प्रतीत होती है हर वक्त ठीक है आगे की राह क्या होगी आगे की राह जो सबसे बेस्ट राह है वो है कि हरियाणा पंजाब और जो केंद्र सरकार प्लस चंडीगढ़ ये क्या चाहते हैं, सबके अपने-अपने क्या इरादे हैं, क्या तरीका है वहाँ के शासन को या प्रशासन को सँभालने का, वो आपस में विचार-विमर्श करें कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है चंडीगढ़ में प्रशासन करने का, तो वो निकाला जाए, वो लिया जाए, जिससे लोगों को भी सहूलियतें मिले और जो प्रशासन के जो तरीके हैं, वो बेस्ट टू बेस्ट चंडीगढ़ को मिल सके, ठीक है? तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है, ये बैलेंस्ड व्यू हो जाएगा आपका, ठीक है? भाई चुनौतियाँ भी है, देख ली, प्रोविज़न्स क्या करना चाहती है केंद्र सरकार, ये देख लिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि हरियाणा, पंजाब सेंटर और जो चंडीगढ़ के जो लोग हैं या जो वहाँ के एमपीज़ हैं या जो स्थानीय सरकार ऑलरेडी जो काम कर रही है, वर्किंग है, एमएलएज़ हैं, उनके विचार-विमर्श रखे जाए और नए तरह का एक खाका तैयार किया जाए वहाँ पॉलिसी जो भी नई लेकर आई जा रही है, उसमें जो भी लूप होल्स हैं, उनको घटाया जाए, जिन पे ऑब्जेक्शंस हैं, उनको हटाया जाए। और जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो लेकर आया जाए और वो तब होगा जब उनके बीच में परामर्श की सिचुएशन होगी, ठीक है? इसके अलावा चंडीगढ़ स्पेशल केस है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये यूटी भी और संयुक्त राजधानी भी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके ऊपर आनन-फानन में कोई नया प्रोविजंस स्थापित ना किया जाए बल्कि बहुत सोच समझ कर चेंजेस लाए जाएँ, ठीक है? अब जो दूसरा टॉपिक है वो है संविधान दिवस। देखिए संविधान दिवस हर साल आप मनाते हो जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है और जब सबसे पहले जो संविधान दिवस मनाया गया, वो 2015 से शुरू हुआ, ठीक है? इससे पहले संविधान दिवस ये तो पता था कि संविधान कब लागू हुआ, कब अंगीकृत किया गया, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि संविधान दिवस अ, के रूप में मनाना है, ठीक है? तो ये जो शुरुआत है, ये इनिशिएटिव है, ये किया गया 2015 से शुरू बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार के द्वारा। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, ये मंत्रालय के नाम बहुत आते हैं, बहुत कन्फ्यूज़िंग हो जाते हैं और हमें लगता है कि भई ये संस्कृति मंत्रालय से जोड़ देते हैं हम ज़्यादातर क्योंकि ज़्यादातर दिवस वही मनाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सामाजिक न्याय, ठीक है? क्योंकि देखिए, संविधान के अंतर्गत अगर आपने देखा होगा तो जो प्रस्तावना है उसके अंदर सामाजिक न्याय की बात की गई है, अधिकारों की बात की गई है। इसलिए आप इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं कि ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया होगा, ठीक है? अंगीकृत कब किया गया था ये आपको डेट ध्यान रखनी है 26 नवंबर 1949 में। अगर आपको संविधान के बारे में ये संविधान हमारा कब शुरू हुआ, कितने इसमें बैठकें हुई, पूरा का पूरा पढ़ना है तो मेरी क्लासेस देख लीजिए। स्टार्टिंग की 1-2 क्लासेस में ही ये सारी डिटेल्स दी हुई है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे के सारे फैक्ट्स उसके अंदर कवर किए गए हैं, ठीक है? तो न्याय, स्वतंत्रता, अन्याय, भाईचारे जैसे संवैधानिक लोकतंत्र लोकतांत्रिक जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर हमारे संविधान के अंतर्गत है और इसी को फैलाने के लिए संविधान दिवस मनाने के पीछे मतलब ये तर्क दिया जाता है क्यों संविधान दिवस मनाना चाहिए कि जो देश के लोग या देश के नागरिक भूल गए हैं आपसी न्याय, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे के विषय में उनको याद दिलाना कि उनके बहुत सारे अधिकार हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, आपस में फ्रेटर्निटी उनको मेंटेन रखनी है और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए उनको पार्टिसिपेशन करना है, ठीक है? तो वो सारी एक तरह से जैसे भगवान हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए
और उनको याद दिलाया गया। इसीलिए इसी तरह से जो हमारे देश के नागरिक हैं, वो भूल गए अपने अधिकारों को या अपने कर्तव्यों को, तो उनको याद दिलाया जाए संविधान दिवस के दिन। तो ये इसके पीछे मंशा रही है, ठीक है? उसके बाद है मौलिक अधिकार और वैज्ञानिक भावों का समावेश करने के लिए या इनको बढ़ाने के लिए, इनको ग्रो करने के लिए और या इन लोगों के अंदर मन में डालने के लिए कि वो वैज्ञानिक भाव से काम करें, अंधविश्वास से दूर हो जाए और जो पहले से जो चीज़ें चल रही हैं, जो दूसरी तरफ जा रही हैं, हमारे देश को धकेल रही हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएँ। तो इसलिए भी संविधान दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। तो ये यानी कि मंशा रही है संविधान दिवस को मनाने के पीछे, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है इसके अलावा और फैक्ट्स संविधान के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखिए मैंने इस स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ही डाली है। अगर आपको बिल्कुल पूरा का पूरा पढ़ना है, तो आप पीछे स्लाइड्स में जाकर देख सकते हो। स्टार्टिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें स्टार्टिंग की जो क्लासेस है उसमें है। मैं बार-बार मैं बता रही हूँ क्योंकि उसमें सब कुछ है, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो संविधान दिवस के बारे में हमने जान लिया कि 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को, ठीक है? ये संविधान जो हमारा बना, वो उसकी प्रक्रिया क्या रही है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 में आया, जिसमें ये प्रावधान रखा गया कि संविधान सभा गठित होगी, ठीक है? तो गठित हुई कब? 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अब दूसरी बैठक कब हुई, तीसरी बैठक कब हुई, कब कौन-सी बैठक में क्या चीज़ें हुई, वो सब उसमें मेंशन है पीछे वाली क्लासेस में। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। कुल सदस्य 389 थे जिसमें कि 292 थे ब्रिटिश इंडिया से, 93 थे देशी रियासतों से और 4 थे मुख्य आयुक्त प्रदेश से, यानी कि कमिश्नरेट से, ठीक है? विभाजन हो गया फिर 1947 में, फिर उसके बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? सिर्फ 299। बाकी जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे या जो पाकिस्तान में चले गई जो सीट्स, उनके जो सदस्य थे, जिनके जो संविधान सभा के सदस्य थे पहले, वो वहाँ चले गए तो वो माइनस हो गए, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो अवधि थी, वो आपको ध्यान रखनी है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक थी और 26 नवंबर 1949 तक लास्ट बैठक थी संविधान को बनाने की प्रक्रिया में, ठीक है? वैसे अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को थी, लेकिन संविधान बना कब से कब तक? 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 तक खत्म हो गया। लेकिन जो अंतिम बैठक थी, यानी कि जो 12th बैठक थी, वो थी 24 जनवरी 1950 को। इन दोनों डेट्स के बीच में टोटल 11 सेशंस हुए, ठीक है? 11 सेशंस। सेशंस के बारे में भी बात की हुई है मैंने उस क्लास में, पीछे आप ज़रूर देखिए अगर आपको सारी चीज़ें चाहिए तो। पूर्णतः लागू हुआ हमारा संविधान 26 जनवरी 1950। कुछ चीज़ें जो लागू हो गई थी वो 24 जनवरी 1950 को हो गई थी, ठीक है? कुछ हमारा संविधान का पार्ट ये भी हमने आर्टिकल में किया है, अगर आपको भाग आपने 22 देखा है उसमें मैंने मेंशन किया कि आर्टिकल 395 में हमारे कुछ जो आर्टिकल्स थे वो लागू कर दिए गए थे। 26 नवंबर 1949 से ही और फिर पूरी तरह से जो लागू हुआ था संविधान वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है? तो पीछे की क्लासेस आप ज़रूर देखिए। जो लेखक थे यानी कि जिसने संविधान लिखा था, वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। ये नाम भी आता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? पीसीएस में आ जाता है कई बार। कैलीग्राफी यानी कि उसके अंदर जो चित्रकारी की थी, अगर आपने संविधान की कॉपी देखी हो, तो उसमें बहुत सारे संदर्भ में कैलीग्राफी कर रखी है, वो है नंदलाल बोस ने, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। सदस्यों में जो मेनली आपको ध्यान रखना है, आपको पता है सदस्य तो कितने थे? 299 बच गए थे लास्ट में, ठीक है? तो इसमें से 33 जो थे वो एससी समुदाय से थे, 26 थे जनजाति समुदाय से थी और 15 जो थी वो महिलाएँ थी। 15 की 15 महिलाओं के नाम भी मैंने मेंशन किए हुए हैं, अगर आप क्लासेस देखेंगे तो। अब बात कर लेते हैं थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है रैट होल माइनिंग के लिए, ठीक है? भई मेघालय में बहुत तगड़ी डिमांड है आर्टिकल 371 की। आपको पता है जब हमने आर्टिकल 371 किया तो ए से लेकर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे तक था, ठीक है? तो उसमें बहुत सारे बाद में संविधान संशोधनों द्वारा बहुत सारे राज्यों को शामिल किया गया था, यानी कि विशेष प्रावधान उनको वहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि उनको विशेष एक तरह से स्वायत्तता वहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 371। तो मेघालय लगातार माँग कर रहा है जिससे कि वो रैट होल कोल माइनिंग कर सके। देखिए जो कोल की खदानें होती हैं, यानी कि जो कोयले की खदानें होती हैं, उसके अंदर रैट होल यानी कि होल करके अंदर जाकर माइनिंग करना, ठीक है? तो इसकी परमिशन चाहिए होती है। तो ये छोटे लेवल पर कोल माइनिंग होती है बेसिकली ये। तो मेघालय कहता है कि भई तुमने बाकी के राज्यों को इतने प्रोविजंस दे रखे, इतनी छूटें दे रखी हैं, हमें भी शामिल करो। हम भी चाहते हैं कि हम इस प्रक्रिया का फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि रैट होल कोल माइनिंग पर मेघालय पर शिकंजा कसा जा रहा है कैबिनेट या जो सरकार है वहाँ की उसके द्वारा कि ये इल्लीगल है, ठीक है? ये इल्लीगल है। तो इल्लीगल होने की वजह से वहाँ की जो जनता है
उनका एक तरह से जो काम है या एक रोज़गार का ज़रिया है कोल माइनिंग, रैट होल कोल माइनिंग, उस पर एक तरह से रोक लग गई है। तो अब उनके रोज़गार पर ही क्वेश्चन मार्क लग गया है। अब वो रोज़गार नहीं है तो काम नहीं है ना? काम नहीं है तो खाना नहीं है, खाना नहीं है तो उनके पास जीने का ज़रिया नहीं है। तो इसलिए इससे परेशान होकर वो चाहते हैं कि हम आर्टिकल 371 के अंतर्गत आना चाहते हैं, जिससे कि हमें स्वायत्त प्रशासनिक प्रभाग बनाने की या स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना करने की शक्ति मिल सके। ठीक है? इसलिए आर्टिकल 244 में, जो कि भाग 10 में शामिल है विशेष प्रबंध में, अगर आपने भाग 10 पर ध्यान दिया है तो आर्टिकल 244 में मेंशन है कि एडीसीज बन सकती है, यानी कि स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना हो सकती है अनुच्छेद 244 में, अगर राष्ट्रपति चाहते हैं। और ये जो प्रशासन होता है वो डायरेक्ट हो सकता है राज्य की जो एमएलए जो होते हैं ना, उसके अलावा यहाँ पर एक स्वायत्त संस्था बनती है जो कि स्वायत्त जिला परिषद के रूप में कार्य करती है, जिसमें कि अम, उनको एक्स्ट्रा स्वायत्तता या एक्स्ट्रा प्रोविजंस मिलने की वजह से वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ चला सकते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र जो वहाँ का है वो स्वायत्त हो सकता है, जो भी इसके अंतर्गत आ जाता है, और प्रत्येक में स्वायत्त जिला परिषद बन सकती है। अभी जो फ़िलहाल स्थिति है, किन राज्यों में ये स्थिति या ये प्रोविजंस हो चुके हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि जो छठी अनुसूची है, उसमें बेसिकली 4 राज्य शामिल हैं। अमे मित्र, ये भी मैंने आपको कराया था अगर आपको याद हो। अ से असम, मे से मेघालय, मी से मिज़ोरम और त्र से त्रिपुरा। यहाँ के 10 आदिवासी क्षेत्र अभी शामिल हैं, और इन 10 आदिवासी जो क्षेत्र हैं, उनमें सभी क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान की गई है और सभी में स्वायत्त जिला परिषद मेंटेन है। यानी कि वो अपनी मर्ज़ी से एक तरह से स्टेट की तरह काम करते हैं। विद इन स्टेट ये जो जिला है या जिला परिषदें हैं, ये एक अ, विधानसभा की तरह काम करती है, अपने खुद के ही कानून बनाकर, ठीक है? तो इसी तरह की सुविधा चाहता है मेघालय अपने राज्य, जहाँ पर रैट होल कोल माइनिंग होती है, उन क्षेत्रों में वो स्वायत्त जिला परिषद के थ्रू प्रशासन करना चाहता है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। तो अगर हम थोड़ा-सा याद करना चाहें कि कितने क्षेत्र असम के 3 हैं, और मेघालय के भी 3 है, मिज़ोरम के भी 3 है। त्रिपुरा क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए 1 है यहाँ का, तो आपको इस तरह से याद रखना है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर मेघालय तो ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 क्षेत्र छठी अनुसूची में यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ 371 के अंतर्गत चाहिए इनको। ये जो है छठी अनुसूची में, ये एडीसीज़ जो हैं, वो अनुच्छेद 244 के अंतर्गत है, ठीक है? अब उस उनको क्या चाहिए, 371 के अंतर्गत चाहिए प्रोविज़न। तो यानी कि एक एक्स्ट्रा एज चाहिए उनको, ये आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा एज चाहिए 371 के अंतर्गत। अगर आपको राज्य याद आ रहे हैं तो उसमें मेघालय नहीं है, उसमें नागालैंड है, ठीक है? उसमें मणिपुर है। देखिए मैं दोबारा से बता देती हूँ, उसमें कौन-कौन से हैं।